मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको गांधी का एमर्जेंस एंड एडवेंट अच्छे से कराया, आइडियोलॉजी भी हमने अच्छे से करा दी। इसके बाद हमने आपको 1907 ऑनवर्ड यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के खात्मे के बाद की कहानी, और हमने 1915 गांधी का एडवेंट, इसके बीच की कहानी के तहत कल एक लेक्चर डिलीवर किया था, वो था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। उसमें हमने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ों को समझेंगे। आज हम फिर से 1907 से 1918 के बीच में क्या हो रहा है भारत में, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या गतिविधियाँ की गई, चलिए देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस पीरियड को आप वर्ल्ड वार 1 से जोड़ करके देखेंगे। ये वर्ल्ड वार 1 से कनेक्टेड पीरियड है। क्या हुआ आप सब जानते हैं, एक तरफ ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और बाद में इटली एंड यूएसए एंटर हुए अलाइड के तौर पर, और दूसरी तरफ इनके सामने जो खड़े थे जर्मनी, अच्छा सॉरी यहाँ पर फ्रांस, जापान भी इधर है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये बदलेगा। जर्मनी, इनके साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये इकट्ठे हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड देन तो तुर्की या टर्की, जैसा भी है। तो एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, एक तरफ ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जापान, फिर एंटर करेगा इटली और यूएसए। ये ग्रुप्स हैं दो, इनके बीच में आपको वर्ल्ड वार 1 नज़र आता है। अब होगा क्या, ध्यान से समझिए, देश में और विश्व स्तर पे हालात कैसे बदल रहे हैं। भारत में ये जो दौर था, जून 1914 को लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक बर्मा की मांडले जेल से रिलीज़ होकर के आ गए इंडिया में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का रिटर्न हो गया। ओके, बाल गंगाधर तिलक जब रिटर्न आए तो वो ये बात को एड्रेस करते थे कि सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस वीक पड़ी है। दो ग्रुप्स में हम जब डिवाइड हो गए तो कांग्रेस अपने एजेंडे को लेकर के कमज़ोर हुई, पहली बात। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक ये मान चुके थे अब तक कि ये जो एक्सट्रीमिट और मिलिटेंट वर्जन का नेशनलिज्म है, ये बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में बदला, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को एक बेसिस मिला सप्रेशन करने का। कई हत्याएं हुई, कई दंगे भड़के, और ब्रिटिश रूल और ज़्यादा स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग और हार्श होता चला गया। ये एक तरह का ब्रिटिशर्स का रिएक्शन आया जो उधर से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म आ रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक मान रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस अभी तक हो रही थी, ये अनडन हुई है किसी लेवल पर। उधर से गोपाल कृष्ण गोखले भी ये मानते थे कि कमज़ोर हुआ है कांग्रेस बड़े स्तर पर। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के यहाँ पर स्टैंस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन नज़र आएगी। बाल गंगाधर तिलक लगातार प्रयास करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट विंग को कांग्रेस में वापस ले लिया जाए, और बाल गंगाधर तिलक का इस प्रयास में साथ देंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट लगातार कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाएंगी कि आप वापस लीजिए एक्सट्रीमिस्टों को, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के लगातार प्रयासों की वजह से कांग्रेस को वापस लेने का डिसीजन 1915 की कांग्रेस सेशन में लिया जाएगा। ओके, एक्सट्रीमिस्टों को वापस लेने का सेशन 1915 के कांग्रेस सेशन में ले लिया जाएगा कि इन्हें वापस लिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर समय में बाल गंगाधर तिलक ऐसा मानते थे कि उन्हें मॉडरेट्स का साथ अपने साथ चाहिए। ऐसे में उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, मेरी बुक दीजिए बैग में से। बाल गंगाधर तिलक ये क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर होम रूल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी है। मतलब वो जो स्वराज है उसका एक मॉडरेट वर्जन अब बाल गंगाधर तिलक की वाणी से झलकता है। और आउटराइटली बाल गंगाधर तिलक किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्ट को, वायलेंस को नकारते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इसे किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर क्या स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। आई मे स्टेट once for all that we are trying in India as the Irish home rulers have been all along doing in Ireland.
for a reform of the system of administration and not for the overthrow of governments. And I have no hesitation in saying that the acts of violence which have been committed in the different parts of India are not only repugnant to me but have, in my opinion, only unfortunately retarded to a great extent the pace of our political progress. वो क्लियरली इस मिलिटेंट एक्ट को नकार रहे हैं कि इसने रिपग्नेंट कर दिया, पॉलिटिकल ग्रोथ के प्रोसेस को रिटार्ड कर दिया, और ये अल्टीमेटली मुझसे तो कहीं भी साथ लेकर के नहीं चलेगा ये प्रोसेस। आई बात समझ में? समझना होगा कि ये हुआ क्या, ये स्टांस कैसे बदला, एनी बेसेंट का सीन में आना, बाल गंगाधर तिलक का एकदम से एक्टिवेट हो जाना, ये सब क्या है। वर्ल्ड वार 1 को समझते हैं। देखिए, जब वर्ल्ड वार 1 लगी तो उसके भारत पे प्रभाव क्या पड़े, इसको अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहली बात यह है कि वर्ल्ड वार 1 के डिफरेंट इम्पैक्ट भारत के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर पड़े। वर्ल्ड वार 1 की वजह से बड़े स्तर पर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी ब्रिटेन को बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की। इसकी वजह से क्योंकि वार एफर्ट्स में सप्लाई बहुत बड़े स्तर पर लग रहे थे तो रिसोर्सेज, आर्टिकल्स की एक कमी महसूस हुई बाज़ारों में, जिसकी वजह से ज़बरदस्त इन्फ्लेशन नज़र आई है, प्राइस राइज नज़र आया है। इस इन्फ्लेशन ने सीधे तौर पर मार मारी है किसके ऊपर? वो जो वर्कर और आर्टिजन शहरों में रह रहा है, उस वर्कर पे, उस आर्टिजन पे इस महंगाई ने मार दी। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारतीयों को बिना इंडियन पब्लिक ओपिनियन को साथ लिए वर्ल्ड वार 1 में अंग्रेज़ों ने सम्मिलित किया, मैन मटीरियल मनी इंडिया का यूज़ किया। इसकी वजह से इंडिया का नेशनल डेट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन विंग जो है वो इंडिया को इंक्लूड किया हुआ है, तो इंडिया के ऊपर वार का कर्जा, नेशनल डेट इंडिया का 30% से बढ़ गया। इसका एक अतिरिक्त बोझ यह पड़ना था कि अंग्रेजी सरकार अब बहुत ही रॉबस्ट और बहुत ही एक्सेसिव टैक्सेशन लगाएगी, जिसका सीधा सीधा असर पीजेंट पे पड़ने वाला था। तो पीजेंट भारी पैमाने पर हैवी टैक्सेशन से सफ़र हुआ। दूसरा, इन्फ्लेशन भी चल रही है। तीसरा, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 की वजह से अंग्रेजी सरकार पूर्ण रूप से युद्ध के प्रबंधों में जुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से बाकी सभी एक्टिविटीज़ स्टैंड स्टिल हुई। सेकंड, ब्रिटिशर्स का वो इकोनॉमिक मॉडल, जो इकोनॉमिक मॉडल ऑलरेडी इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करने दे रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन इंडियंस के फेवर में नहीं होने दे रहा था। तीसरा, लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से लोगों की डिमांड फॉल करना, इसकी वजह से प्रोडक्शन में गिरावट आना, इसकी वजह से रोज़गार में और गिरावट आना। तो जो एजुकेटेड यूथ है वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा था, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त था, ऊपर से महंगाई। तो ये 3 वर्ग, यूथ, वर्कर आर्टिजन एंड पीजेंट, ये अपने अपने लेवल पर त्रस्त हैं। लेकिन अगर किसी को लाभ हुआ है, जिसके लिए ये एक फॉर्चुनेट पीरियड था, बेनिफिट का दौर था, वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड द कमर्शियल सेक्टर। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वॉर प्रैक्टिसेस में लगी थी, वहाँ पर वॉर चल रही है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल कर गया, एक्टिविटी बंद हो गई। इसकी वजह से सप्लाई तो बनानी के रखनी है, क्योंकि युद्ध में तो आवश्यकता दुगनी होती है। ऐसे में आपकी आवश्यकता बढ़ रही है लेकिन आपकी पैदावार तो बंद हो गई। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी अंग्रेज़ों को इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना पड़ा। ब्रिटेन से आने वाले जो आर्टिकल्स थे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई इंडिया में, और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रकोर होने वाले आर्टिकल को सपोर्ट किया गया। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूनिफॉर्म, अगर आप देखें तो जो पर्सन युद्ध में जा रहे हैं, आर्मी मैन, उन्हें यूनिफॉर्म चाहिए। बड़े पैमाने पर हथियार और बाकी सप्लाई मटेरियल लेकर के जाने तो जूट की पैकेजिंग चाहिए, तो जूट इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। हाई लेवल पर वेपन चाहिए आपको, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे टिस्को और बाकी ग्रुप्स इस समय में ग्रो कर जाएंगे, वो आपको चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील, लेदर इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्रीज़ बड़े स्तर पर ग्रो हुई इंडियन, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दे दी गई और एक्साइज ड्यूटी और बाकी चीज़ों में कटौती करके एड प्रोवाइड किया गया। तो इन्होंने जम करके इस समय में ग्रोथ की, फ्लरिशमेंट हुए, और ये चाहते थे कि ये ट्रेंड आने वाले समय में ख़त्म ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे, पोस्ट वॉर पीरियड में भी हमें ये समर्थन मिलता रहे। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो मॉडरेट्स का बिलोंग करता था, कांग्रेस का, जो इस थॉट में थे कि अगर हम समर्थन कर देते हैं अंग्रेजी सरकार का, तो अंग्रेजी सरकार इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद
हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देगी, अच्छे रिफॉर्म्स करेगी और पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आएगा। तो वो इस नोशन के साथ थे कि हमें अंग्रेजी सरकार की मदद कर देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक की जब जून 1914 में भारत में एंट्री हुई तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये क्लियरली डिक्लेयर कर दिया गया था कि मैं अंग्रेज़ों का युद्ध प्रैक्टिसेस में समर्थन देने के हक़ में हूँ, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। वो अभी भी ब्रिटिशर्स के बेनेवलेंट एटीट्यूड में बिलीव कर रहे थे कि उनको लगता था कि वो ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने में और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने में। वो इस बेनेवलेंट एटीट्यूड की होप में अंग्रेज़ों का वर्ल्ड वार में समर्थन करने के साथ खड़े थे। लेकिन आने वाले समय में वो डिसइंचेंट हो जाएंगे, उन्हें दिखेगा कि एक बिट्रेयल अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। प्लस अंग्रेज़ों के द्वारा भी ये वादा किया गया था। क्या किया था? यूरोपियन ब्लॉक्स के द्वारा ये वादा किया गया था, इसमें यूएसए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया सब इंपॉर्टेंट थे कि इस वर्ल्ड वॉर का उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो भी कॉलोनीज़ हैं उन कॉलोनीज़ को हम डेमोक्रेटिक बनाएंगे, हम उन्हें ज़्यादा लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म से सरकारें आएंगी और एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगा। जबकि हमारे सारे के सारे मॉडरेट इस बात को समझ नहीं पाए कि वर्ल्ड वार 1 का जीन किधर है। वर्ल्ड वार 1 लगी ही इसलिए है कि 1890s के अराउंड जर्मनी बहुत एक्सपेंशन ओरिएंटेड हो गया है, जिसकी वजह से जर्मनी ब्रिटेन, रशिया, जापान, फ्रांस, इटली और यूएसए की कॉलोनीज़ को एनक्रोच कर रहा है। इसी की वजह से अब एक वॉर छिड़ी है, तो वॉर तो कॉलोनीज़ बचाने के लिए थी, उस वॉर में आप उनका मदद कर रहे हैं जबकि आप उनकी एक कॉलोनी है। ऐसे में आपको आपकी उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो किसी भी तरह का कमिटमेंट और प्रॉमिस आपसे करेंगे जो कि वो बाद में बिट्रेल करने वाले थे। ये भांपने में हमारे मॉडरेट्स को एक नुकसान हो गया। लेकिन कांग्रेस इस समय कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जनता से जुड़े किसी कॉज के साथ वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, किसी तरह का उनका प्रेजेंस, मास प्रेजेंस इस समय तक नहीं दिख रहा था। इसकी वजह से एक पर्सन ऐसा था जिसको ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ी सरकार वर्ल्ड वार 1 के दौरान और उसके बाद ये सारे लाभ हमें अपने आप से नहीं देगी, हमें ये उनसे लेने होंगे। इसके लिए हमें प्रेशर क्रिएट करना होगा और ये प्रेशर मास मूवमेंट के थ्रू क्रिएट होगा और ये मास मूवमेंट हमें इस समय देश में क्रिएट करनी होगी। इसी मास मूवमेंट को नाम दिया गया है होम रूल मूवमेंट। तो देखिए, ये दौर होम रूल मूवमेंट के दौर के तौर पर जाना जाता है। इसमें आपको दो होम रूल मूवमेंट नज़र आएंगी, 2 होम रूल लीग नज़र आएंगी। एक होम रूल लीग नज़र आएगी यहाँ पर आपको एनी बेसेंट की, और दूसरी होम रूल लीग आपको नज़र आएगी बाल गंगाधर तिलक की, लोकमान्य तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ये दोनों होम रूल आयरलैंड के मॉडल पर, आयरिश रेवोल्यूशनरीज़ के मॉडल पर अपने देश में होम रूल, स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने होम रूल लीग्स या होम रूल मूवमेंट चलाई। आई बात समझ में? अब इस सारी कवायद को और इस सारी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये मामला सेट बैठा कैसे। देखिए, 2 कमियां बहुत बड़ी थी जो इनको आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी थी। वो क्या थी? सबसे पहला कांग्रेस का विभाजन और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भेद। क्योंकि मुस्लिम्स को कम्युनल सेंटीमेंट के तहत अंग्रेज अपने साथ जोड़ते चले जा रहे थे, उनको प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स देते चले जा रहे थे। इसकी वजह से वो एंटी इम्पीरियलिज्म ना हो करके एंटी कांग्रेस स्टैंड ले रहे थे, और जो भी एक्ट कांग्रेस लेकर के आ रही थी वो मेनली उसे ही ऑपोजिशन कर रहे थे। और ऐसा माना जा रहा था कि नेशनलिज्म की जो एक रेवोल्यूशनरी फाइट है हमारी, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। ऐसे में ये माना गया कि जब तक एकजुटता नहीं होती मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। और ये बाल गंगाधर तिलक का ही ये मानना था कि हम जब बात नेशन की करेंगे, हम जब बात होम रूल की करेंगे, हम अपने आप को एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई पाएंगे, हम अलग नहीं हैं किसी भी मामले में। तो बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट यहाँ पर आता है। ऐसे में इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब इसको जोड़ने की कवायद, क्योंकि सशक्तिकरण करना है नेशनल मूवमेंट का। वर्ल्ड वार 1 की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे इवेंट्स को देखते हुए भारत में भी उत्तेजना थी और ये दौर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट का था। ऐसे में कुछ ऐसे लोग जो सीधे नतीजा चाहते थे, उनकी एक्टिविटीज़ भी स्ट्रॉन्ग थी। वो कौन थे? इन्हें आप रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कह सकते हैं, किताबों में रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी लिखा गया है। ये वो लोग हैं जो विदेशों में कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, और पूंजीवाद को चैलेंज दे रहा समाजवाद, उसका समर्थन करना चाहते हैं।
आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से मारने की एक कवायद भी विश्व स्तर पर चल रही थी। इस कवायद में कुछ लोगों ने लीड ली, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, जैसे कि लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। मोहम्मद बरकतुल्लाह एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। भगवान सिंह एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। रामचंद्र इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। सोन सिंह पखणा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। करतार सिंह सराभा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। रहमत अली शाह इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर काम किया इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। इनमें से लाला हरदयाल, सोन सिंह पखणा, ये इम्पॉर्टेंटली जाने जाते हैं। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंटरनेशनली इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चलाने के लिए, और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके ऊपर जब हम भगत सिंह का चैप्टर पढ़ेंगे, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, डिटेल में आएंगे, लेकिन आज भी काफ़ी डिटेल में दे दूंगा। गदर पार्टी अपने गदर वीकली जर्नल, गदर मतलब क्या, गदर में वो आह्वान करते थे कि चलिए आज़ादी प्राप्त करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी के बर्लिन में एक इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की। इस इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का काम ये था कि विश्व भर से फंड और विश्व भर से लोग मोबिलाइज़ किए जाएं जो वॉलेंटियर बन के इंडिया जाएं, वॉलेंटियर सर्विसेज इंडिया में जा कर के दें। क्या काम था इनका, ये उस गदर पार्टी, उस गदर अखबार के तहत इश्तिहार निकाला करते थे। इनके स्लोगन हुआ करते थे, और ये स्लोगन एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी गया है। स्लोगन इस तरह से लिखा जाता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन, वांटेड ब्रेव सोल्जर। इनसे पूछा जाता था क्या मिलेगा, बैटल फील्ड कौन सी होगी, इंडिया। सैलरी क्या मिलेगी, डेथ। कॉस्ट क्या पे करेंगे, हम कीमत क्या देंगे, मार्टरडम, शहादत। पेंशन क्या मिलेगी, लिबर्टी। तो पेंशन मिलेगी मुक्ति, तनख्वाह मिलेगी मृत्यु, दे के क्या होगे, शहादत। और युद्ध कर्म भूमि क्या होगी, भारत। आना है, लेनी है ये नौकरी, बनना है गदराइटी। तो इस तरह से ये गदर अखबार के माध्यम से अंग्रेजी राज के दुश्मन के टाइटल से, मतलब जो मस्ट हेड होता है वहाँ पे लिखा जाता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये गदर मैगजीन आती थी, ये वीकली जर्नल था ये, इसी के तहत सारी मोबिलाइजेशन होती थी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके 3 काम थे। सबसे पहले तो ये वॉलेंटियर्स को इंडिया भेजा करते थे। वो वॉलेंटियर यहाँ आने के बाद वो लोग जो अंग्रेजी राज के खिलाफ हैं पहले उनको चुनते थे, और दूसरा सेना के अंदर जो सैनिक भारतीय राष्ट्रवाद से लॉयल्टी रखते हैं उनको ट्रेंड करते थे कि सेना विद्रोह कर दे, सेना का विद्रोह हो जाए, और इधर से जो लोग एंटी इंपीरियलिस्ट हैं उनको साथ जोड़ा जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार दिए जाएँ और उनको मनी प्रोवाइड की जाए। इसके तहत इंटरनेशनल लेवल पर ही अपनी ब्रांचेस खोलते थे। मैक्सिको, जापान, चाइना, सारा इंडो चाइना यानी कि थाईलैंड, वियतनाम, ये म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये सारे इलाके, सिंगापुर, मलय, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर इन्हें अपनी ब्रांचेस खोलते थे और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट लाते थे। और एक प्रयास इनका ये भी था कि बाहर से इंडिया में इन्वेजन कर दे, बाहर से इंडिया में इन्वेजन कर दे सेना तैयार करके। इंडिया में मटेरियल भेजो, मैन भेजो, मनी भेजो, वॉलेंटियर्स भेजो, सेना के अंदर अपने लोग तैयार करो, विद्रोह कराओ, सशस्त्र विद्रोह, बाहर से इन्वेजन करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आइडियोलॉजी को चूर चूर कर दो, समाजवाद को आगे बढ़ा दो, सोशलिस्टों का समर्थन कर दो। और आपको पता होगा यही काम बाद में जा कर के सुभाष चंद्र बोस ने भी बाहर से भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया था। आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा पे झंडा लहराया था, ये सारी चीज़ें हुई थी। तब जापान की मदद लेकर के वो भारत एंटर होना चाहते थे, सिंगापुर के वाया वो आगे गए थे। ये सारे प्रयास बाद में हुए हैं, लेकिन पहले इसका ग्राउंड यहाँ पर हो चुका है। आई बात समझ में, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके तहत जब इनके द्वारा ये सब किया गया, अब हो ये गया कि अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी बहुत पहले हो गई, और अंग्रेज़ों ने भारत में 23rd कैवेलरी के द्वारा जब ये किया जाना था उनको पहले ही पता लगा लिया, और अल्टीमेटली क्रश किया गया। 42 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, लगभग 114 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, बाकी लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोगों को कम सज़ा दी गई, आउटराइट सप्रेशन जिसे कहते हैं वो किया गया। 21 फरवरी 1915 का समय चुना गया था रिवॉल्यूशन का। 21 फरवरी 1915 को भारत में रेवोल्यूशन होना था, क्रांति होनी सी, और तख्ता उखाड़ करके फेंक देना था अंग्रेजी सरकार का। ऐसा गदराइटियों का एक एजेंडा था कि ये हम करेंगे। तो इस पॉलिसी के तहत वो चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों को पता लगता रहा, और अंग्रेज़ों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ला करके, कई सारे और रिस्ट्रिक्शंस ला करके, कस्टम्स एक्ट ला करके बॉर्डर पे चीज़ों को रोक देना, इन सारी चीज़ों के माध्यम से
सारी की सारी एक्टिविटी उनकी ट्रेस की, रोकी, लेकिन ये एक डेटरेंस का काम कर रहा था अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में इस तरह की एक्टिविटी उस समय में हो जिस समय में हम वर्ल्ड वार में लिप्त हैं। ऐसे में अंग्रेज भी एक लेवल पर मॉडरेट्स को सेटिस्फाई करना चाहते थे कि उन्हें हम कोई ऐसा वायदा कर दें जिससे एटलीस्ट कांग्रेस, लीग हमारे साथ खड़ी रहे, ताकि हम इनसे निपट पाएँ जिनका हमें सप्रेशन करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? इस वजह से भी सरकार वादा कर रही थी कि आपको आने वाले समय में मॉन्टेग चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म मिलेंगे, हम जल्दी ही रिफॉर्म लेकर के आएंगे। ये वादे में कुछ लोग भारत के लगे हुए थे, डूबे पड़े थे कि ये कुछ होने वाला है। गदराइट्स का यहाँ पर एक रोल समझ में आया, सरकार पर डेटरेंस बनाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल एंटी इंपीरियलिस्ट बनाया, सोशलिस्टों का समर्थन लेकर के कैपिटलिज्म की खिलाफत की, भारत में सेना की इन्वेजन करानी थी। और आपको बता दूं, 5th लाइट इन्फेंट्री सिंगापुर ने विद्रोह करना था, लेकिन अंग्रेज़ों को फिर वहाँ पता लग गया और वहाँ पर भी उन सबको हैंग किया गया, आजीवन कारावास दिया गया और सजा दी गई। देखिए, सिंगापुर तक लोग अपने साथ जोड़ लिए, मोबिलाइज़ कर लिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर फंड इस्टेब्लिश किया गया। उस फंड के तहत हथियार भारत में मोबिलाइज़ कराए गए। यही हथियार और यही गदराइटी बाद में जाकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनती है, उसके समर्थन का एक आधार बनेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? गदराइट्स की आइडियोलॉजी बहुत यूनिक आइडियोलॉजी थी। गदराइट्स ये कहते थे कि देश तबाह हुआ है धर्म, जाति और पंथ के आधार पर। गदराइट्स सेकुलर फिलॉसफी में बिलीव करते थे, और सोन सिंह पखणा का क्लियर कट स्टेटमेंट आया था। सोन सिंह पखणा ये कहते हैं कि हम ना सिख हैं, हम ना पंजाबी हैं, हमारा मात्र एक धर्म है, वो है पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम। तो गदराइट्स के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो सिख या पंजाबी के तौर पर नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि भारत से गए हुए अपनी उपजीविका, अपनी लाइवलीहुड की तलाश में कुछ ऐसे लोग भारत से वहाँ गए जो या तो पीजेंट थे या जो तो एक्स सोल्जर थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गदराइट्स का कॉम्पोजिशन कहाँ से आता है, तो मेनली ये पंजाबी सिख पीजेंट फैमिलीज थी जो लाइवलीहुड के तौर पर वहाँ पर गई। ये एक्स सोल्जर्स थे जो डिसबैंड कर दिए गए और फिर वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने रेसिस्ट एटीट्यूड देखा, जब वहाँ पर जाकर इन्होंने इंपीरियलिज्म का एक दंश देखा, तब इन्होंने देखा कि विश्व स्तर पर ये हालात चल रहे हैं, इससे मुक्ति तो लेनी ही पड़ेगी। तब जा करके इन्होंने वहाँ पर वे पार्टी बनाई थी। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। भारत में यही सोन सिंह पखणा बाद में जाकर के एक बड़े कद्दावर किसान नेता बने। भारत में एक से एक लोग इनसे जुड़े हैं, जिनमें भाई गुरमुख सिंह एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इनका हिस्सा बने। इस बात को भी आपको याद रखना है। भाई परमानंद बहुत मशहूर शख्सियत हैं, वो गदर पार्टी का हिस्सा बने। तो करतार सिंह सराभा, गुरमुख सिंह, परमानंद, रहमत अली शाह, बाकी नाम मैंने आपको पहले बता दिए। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आता है, ये नाम पूछे जाते हैं, ये नाम आपको गदर पार्टी में बताने हैं। जहां विश्व स्तर पर ये चल रहा है और भारत में इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां कराने की कोशिश चल रही है, वहीं भारत में इस समय में दो मूवमेंट होम रूल के तौर पर चल रही हैं, एक तिलक की, एक बिसेंट की। ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आप ये मानिए कि एनी बेसेंट कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ऐसे में एनी बेसेंट दो मांगों को लेकर के लगातार चल रही थी। एक तो कि एक्सट्रीमिस्टों को कांग्रेस में वापस लीजिए, और दूसरा मुझे होम रूल लीग चलाने की अनुमति दीजिए। कांग्रेस ने होम रूल लीग चलाने की एनी बेसेंट को अनुमति नहीं दी। तो एनी बेसेंट ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर आप मुझे होम रूल लीग चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कांग्रेस का एक ऐसा मैकेनिज्म तो बनाइए जो साल में 3 दिन के लिए ना मिले, सारा साल काम करे। हम सारा साल काम करें, लोगों को